दिन एक न एक दिन इन सभी मुल्कों को इन लोगों की खुददारी का, इनकी गर्मजोशी का और आजादी के लिए इनमें जो ललक है, जो मोहब्बत है, उसका एहतराम करना ही पड़ेगा। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, भाई मुत्तू कृष्ण ने इस बारे में जिक्र किया आपसे। पिछले साल हमको ये खुशकिस्मती हमारी थी कि हम लोग गजा में होकर आए, वहां के भाई बहनों, माओ, इन सब से मिलकर आए। और सबसे पहली चीज जो मुझे वहां जाकर समझ में आई कि मेरे जहन में जो गजा की तस्वीर थी वो बहुत गलत थी। मैं बचपन से ये सोचता था कि गजा के लोग बड़े बेचारे हैं, वो हमारे रहम के मोहताज हैं। मैं ये सोचता था कि उनके पास तो न खाने को है न पीने को है, और दिन रात उनके सर पर मौत का साया मंडराता रहता है। कितने खौफजदा होंगे गजा के लोग। यकीन मानिए, दुनिया में थोड़ा बहुत तो घूमा हूं मैं। जितना आजाद और खुश मैंने गजा के लोगों को पाया, उतना आजाद और खुश मैंने दुनिया में कहीं किसी को नहीं पाया। मुझे लगा कि जैसे मैंने उनसे आजादी का और खुलकर हंसने का सबक सीखा है। मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर वीजा मिल सके आप लोगों को, आप जरूर गजा होकर आएंगे। भगवान ने चाहा तो हम लोग एक रोज वेस्ट बैंक भी होकर आएंगे, रमल्ला भी जाएंगे और यरूशलेम भी जाएंगे। लेकिन गजा तो आप जा ही सकते हैं। और आप गजा जाइए, आपको लगेगा आप हैदराबाद में। इतनी तेज लोग गाड़ी चलाते हैं और कभी इधर से सब आमने सामने गाड़ी चलती है। मुझे तो वाकई लगा मैं दिल्ली या हैदराबाद में घूम रहा हूं। और सड़क के किनारे जलेबी बन रही है, खाने पीने का सामान बन रहा है और खूब जोर जोर से हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं। उनके टीवी चैनल वाले आए और मुझसे उन्होंने एक इंटरव्यू किया। कहने लगे गजा के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने कहा मुझे तो यहां आकर लग रहा है इट इज द फ्रीएस्ट नेशन ऑन अर्थ। ये दुनिया का सबसे आजाद मुल्क। वो लोग जो खुद 10 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर के दायरे में सालों साल से बंधे पड़े हैं, जो अपने समंदर में नाव निकालकर मछली पकड़ने नहीं जा सकते, जो अगर बीमार होते हैं तो अपने मुल्क से बाहर जाकर कहीं इलाज नहीं करा सकते, जिनको पिछले साल तक जब तक इजिप्ट में, मिस्र में होस्नी मुबारक का राज था, अगर वो निकल कर आते थे, इजिप्ट जाते थे विदेश जाने के लिए, गैर मुल्क जाने के लिए, तो गजा से इजिप्ट में, मिस्र में घुसते ही उनके दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते थे और अगले 8 घंटे बस के रास्ते जब तक वो मिस्र के काहिरा के हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच जाते थे और जब तक वो अपने हवाई जहाज में नहीं बैठ जाते थे तब तक उनके हाथ बंधे रहते थे। और यही नहीं, अगर उनकी उड़ान 10 या 12 घंटे देरी से होती थी तो उनको काहिरा के एयरपोर्ट पर तहखाने में रखा जाता। इसके बावजूद गजा की दीवारों पर, सड़क के चारों ओर हमने इतनी खूबसूरत बातें लिखी हुई देखी। वहां पर उन भाइयों और बहनों ने सुंदर सुंदर रंगों से लिखा हुआ था, तिब्बत आजाद कीजिए, कश्मीर आजाद कीजिए। मैं कश्मीर जाता हूं बहैसियत सहाफी, वहां के लोग मुझे कहते हैं कि भाई कश्मीर आजाद नहीं है, कश्मीर के साथ हिंदुस्तान ने बहुत गलत सलूक किया। मैं उनसे कहता हूं भाई, मैं तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का रहने वाला हूं, मैं आपसे क्या बताऊं कश्मीर की। यहाँ तो इलाहाबाद ही आजाद नहीं है, भारत में तो इलाहाबाद के साथ ही बड़ा उल्टा शुरू है। क्योंकि आजादी कहते किसे हैं? क्या आजादी ये है कि हम 15 अगस्त को तिरंगा फहरा लें अपना?
और हमें खुशी है कि हम आजादी के दिन 15 अगस्त को हम अपना तिरंगा फहरा लेते हैं। लेकिन क्या ये आजादी है? आज से 2 साल पहले मैं मुंबई शहर में एक टीवी चैनल में नौकरी करने गया था। 15 अगस्त 2010 को मैंने अपने साथी रिपोर्टरों से कहा, आप लोग कैमरा लीजिए और गरीबों की बस्तियों में जाइए और जाकर लोगों से पूछिए क्या आप आजाद हैं। ये हम लोगों ने करीब 1 हफ्ता 15 अगस्त से पहले कैमरा भेज, फेरी लगाने वाले, भीख टैक्सी चलाने वाले, गंदी बस्तियों में रहने वाले, पूरे मुल्क से 2 करने के लिए मुंबई जाने वाले, इन सब लोगों के बीच हमने कैमरा भेजा और 15 अगस्त की सुबह से 10 सेकंड 20 सेकंड उनकी बात निकालकर और उसके पीछे एक नज़म फैज अहमद फैज की बोल के लब आजाद है तेरे, उसको हमने चलाया। और एक आदमी नहीं था उस पूरी नज़्म, उस पूरे प्रोग्राम में जिसने ये कहा हो कि हम आजाद हैं। उसमें न कोई हिंदू की बात थी, न कोई मुसलमान की बात थी, न कोई यहूदी की बात थी, न कोई ईसाई की बात थी। उसमें लोग कह रहे थे कि क्या आप मुझे देखकर कह सकते हैं कि मैं आजाद हूं? एक आदमी बोला कि हमारी सरकार ने यह कहा था कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन इस सरकार ने तो गरीबों को ही हटाने का फैसला कर लिया। यकीन मानिए वो पूरा प्रोग्राम देखकर मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन भगवान की मर्जी ये नहीं थी कि मैं ज्यादा ऐसा कुछ कर पाऊं, क्योंकि महीने भर बाद में वहां से निकाल भी दिया गया। मैंने आपसे कश्मीर का जिक्र क्यों किया और मुंबई का जिक्र क्यों किया? भाइयों, प्यारे साथियों, हम सबको ये समझना चाहिए, यहां मुझसे भी नफीस बात करने वाले, तकरीरवार करने वाले, मुझसे भी बड़े और बेहतर जानकारी रखने वाले लोगों ने यह कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा मजहबी नहीं है, फिलिस्तीनी नहीं है, अरबों का नहीं है। ये मुद्दा तो इंसानियत का मुद्दा है, ये मुद्दा हक का मुद्दा है। गांधी जी ने कहा 1939 में इजराइल बनने के 9 साल पहले गांधी जी ने कहा, बोले मेरे साथ बहुत से यहूदियों ने मिलकर काम किया है। आप अगर इंटरनेट पे जाकर टाइप करेंगे गूगल में तो आपको ये पूरी उनकी तकरीर मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ साउथ अफ्रीका के वक्त से बहुत मुसलमानों और यहूदियों ने मिलकर काम किया है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहूदी। लेकिन आज ये बात सच है कि अगर फिलिस्तीन में इजराइल कायम किया जाएगा तो वह तारीख के लिए एक काला दिन होगा। यही नहीं, गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर यहूदी भाई इजराइल में जाके रहना चाहते हैं, फिलिस्तीन में जाके रहना चाहते हैं, तो उनको अरब लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। और गांधी जी ने कहा कि अगर यहूदी लोग वहां रहना चाहते हैं तो वहां रहने वाले फिलिस्तीनी अरब लोगों से उनको इमदाद मांगनी चाहिए, उनसे भाईचारा दिखाना चाहिए और तब इसका इंतजार करना चाहिए कि अरब लोग खुद उनको अपना भाई बना लें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, गांधी जी ने सलाह दी यहूदियों को कि आप अपना नुकसान करेंगे अगर आप जोर जबरदस्ती असला, हथियार, बंदूक के बल पर इजराइल कायम करेंगे। आप वो कागज निकाल के पढ़िए इंटरनेट से और आप ये पाएंगे गांधी जी ने कहा अगर ऐसे मुल्क कायम किया जाता है तो ये मुल्क कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो अरब भाई वहां रहते हैं, जो खुददार हैं और जिनके अंदर जमीर है, वो कभी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। हम जानते हैं आज 60 साल से ज्यादा बीत चुके हैं उस इलाके की फिलिस्तीन कहानी। पिछले 1 साल से ये भी देख रहे हैं कि वहां पर पूरे इलाके
इलाके में अब आजादी का परचम फिर से लहराने लगा है। तमाम वेस्ट के लोगों ने ये झूठ फैलाया कि इस्लामी लोग वो अमन पसंद नहीं है, वो सिर्फ बंदूक चलाना और तलवार चलाना जानते हैं। लेकिन हमारे मिस्र और ट्यूनीसिया के भाई और बहनों ने इस बात को एकदम झूठा साबित कर दिया। सच्चाई तो यह है कि इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, 1.5 अरब से ज्यादा लोग मुसलमान हैं और उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ अमन पसंद है। अगर मुसलमान अमन पसंद न होते तो पिछले 60 साल से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान एक साथ न रह पाते। लेकिन यह सच है कि हिंदुस्तान में बसे मुसलमान, उन्होंने पूरी तरह पिछले 60 साल में यह साबित किया है कि वो इसी जमीन के सच्चे बाशिंदे हैं और हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानने में किसी हिंदू से कम नहीं है, पीछे नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा, इजराइल उतना ही यहूदी है जितना आरएसएस हिंदू है। आरएसएस हिंदुओं का दुश्मन है, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का दुश्मन है। मैं हिंदू हूं और मैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं उनको हिंदू मानता ही नहीं। अगर वो सच्चे हिंदू होते तो मैं उसका मेंबर होता। मैं ऐसे यहूदी लोगों से मिला हूं। अभी 4 महीने पहले मैं दक्षिण अफ्रीका गया था। वहां पर एक ट्राइब्यूनल ऑन पैलेस्टाइन बुलाया गया था, जिसमें दुनिया की बड़ी नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें नोबेल प्राइज विनर भी आए थे। तमाम लोग थे। आपको जानकर हैरत होगी कि वहां कम से कम 15 यहूदी ऐसे आए थे जो इजराइल में रहते हैं और जी जान लगाकर अरब लोगों के लिए उनके हक की, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जान पर खेल कर ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बहन वकील है यरूशलेम में, उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर हमारे सामने रख दिया कि किस तरह इजराइल की सरकार और इजराइल की अदालतें और इजराइल के जज कानून में भेदभाव न होने के बावजूद उस पर अमल करते वक्त यह देखते हैं कि उनके सामने खड़ा हुआ आदमी यहूदी है या अरब मुसलमान है। मैंने बहन से कहा, बहन मुझे आपकी बात सुनकर हिंदुस्तान की याद आ गई, क्योंकि यहां भी कानून तो सबको एक नजर से देखता है, लेकिन जो जज उस कानून को इस्तेमाल करता है वो सबको एक नजर से नहीं देखता। वो मुसलमान को जेल में डाल देता है और फिर भूल जाता है कि उसने मुसलमान को जेल में डाला। प्यारे भाइयों, फिलिस्तीन की लड़ाई हमारी अपनी आजादी की लड़ाई है। अगर फिलिस्तीन आजाद नहीं है तो हम आजाद नहीं हैं। आज हम फिलिस्तीनी भाई बहनों के लिए लड़ रहे हैं। भगवान ने चाहा और भगवान जरूर चाहेंगे, कल फिलिस्तीन आजाद होगा, परसों वो हमारे हिंदुस्तान के मजलूमों की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। भाइयों, जब तक इस जमीन पर गुर्बत है, गरीब है, तब तक आजादी नहीं है। गांधी जी ने कहा था, पॉलिटिकल फ्रीडम इज मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, गजा के बाहर जो समंदर है, अमेरिका और इजराइल उसको अपना समंदर मानते हैं। पिछले दिनों ये रिपोर्ट सामने आई कि गजा के बाहर जो समंदर है
उसके नीचे शायद तेल का खजाना है। फौरन अमेरिकी और इजरायली कंपनियां सामने आ गई और उन्होंने कहा ये तेल हमारा है क्योंकि ये समुद्र हमारा है। जो अल्लाह ताला की नेमत है उसकी लूट ये मुल्क आज से नहीं सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में, क्या सऊदी अरब, क्या इराक और क्या पिछले साल लीबिया में, इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ तेल पर होती है। और ये नंगा खेल इन इंपीरियल पावर्स ने सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं खेला, इसी के चलते 300 साल पहले इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, बल्कि 300 नहीं 400 साल पहले, और हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। अफ्रीका के साथ उन्होंने यही गंदा खेल खेला, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के साथ भी उन्होंने यही गंदा खेल खेला। लेकिन साथियों, आप में से बहुत लोग तारीख को पढ़ते होंगे, समझते होंगे, पिछले 30 साल में ये जिसको हम सुपर पावर कहते हैं अमेरिका, उसका दम अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से भी कई मुल्कों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया है। हम देख रहे हैं इराक में किस तरह से मुजाहिदीन ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए, और अफगानिस्तान में भी आज यही हो रहा है। मैं अपनी खुद की बात करता हूं तो मैं आपसे कहूंगा कि चूंकि गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, इसलिए मैं हिंसा को ठीक नहीं समझता। लेकिन गांधी जी ने खुद कहा है, और एक नहीं सैकड़ों बार कहा, कि हिंसा परमो धर्म, हिंसा सबसे बड़ा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन कायरता से बेहतर हिंसा है। अगर मरने जा रहे हो और अगर अहिंसा नहीं कर सकते तो मुंह छुपाते भागने से बेहतर है मर जाओ और मार दो। कोई हमें इसलिए न दबाए क्योंकि हम कायर समझे जाते हैं। आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है। हिंदुस्तान की यह कहानी है। भाई मुत्तू बैठे हैं, पिछले दिनों ये तमिलनाडु के कुडंकुलम इलाके से होकर आए हैं। कहीं किसी अखबार में, टीवी चैनल में ये नहीं छपता। वहां पूरी तरह पुलिस का राज है। सरकार बहुत गंदा खेल खेल रही है। वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए सरकार ने रूस से करोड़ों डॉलर लिए हैं और तमाम घूस खाई गई होगी जरूर ही। ये हम लोग बगैर जाने भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार का कोई काम, निजाम का कोई काम, सियासतदान का कोई काम बगैर नोट लिए होता नहीं है। और वहां पर पुलिस न उनको खाना लाने दे रही है, न पानी लाने दे रही है। लोग पिछले 10 दिन से वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी जानी हालत इस वक्त काफी नाजुक हो चुकी है। दोस्तों, फिलिस्तीन की लड़ाई अकेली नहीं है। ये कश्मीर की लड़ाई है, ये तिब्बत की लड़ाई है, ये हैदराबाद की लड़ाई है, ये हमारी आपकी लड़ाई है, कुडंकुलम की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आए दिन मुसलमान लड़के पकड़ लिए जाते हैं और पुलिस कहती है कि इनके पास 2.5 किलो RDX मिला था। और हमारे एक साथी हैं कैलाश मीणा जी, राजस्थान में, वो गैर कानूनी तरीके से पहाड़ों को खोद खोद कर जो कोयला और पत्थर निकाला जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने पिछले साल 2 ट्रक भर के RDX पकड़वाया, 2 ट्रक भर के RDX पकड़वाया राजस्थान में। पुलिस ने उल्टा उनके ऊपर ही केस करके उनको जेल में डाल दिया। हमें ये पूरा जो सिस्टम है इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और ये हिंदुस्तान के निजाम, हिंदुस्तान की सरकार जो अमेरिका इजराइल से मिली हुई है, जिसका जिक्र आपने भी किया, हमें उसके खिलाफ लड़ाई छेड़नी है। फिलिस्तीन की जंग आजादी हमारी जंग आजादी है। और क्या अमेरिका, क्या इजराइल, क्या हिंदुस्तान, तीनों की सरकारें, क्या यूरोप की सरकारें, सब इसमें मिली हुई है। और भी लोग हैं यहाँ आपसे अपनी बात रखने के लिए, तकरीर के लिए। वक्त कम है, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे जाते जाते ये कह जाना चाहता हूं कि आप लोग हौसला बुलंद रखिए
और ये याद रखिए कि चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, हमारे जैसे आपके जैसे लोग वहां भी मौजूद हैं, गरीब आदमी वहां भी हैं जो अपने सरमाएदारों के चलते परेशान हाल हैं। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, अभी 6 महीना पहले इजराइल की सड़कों पर 5 लाख आदमी उतर आए थे और अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने करीब 20 दिन तक वहां पर जमावड़ा किया, क्योंकि उनको भी हक नहीं मिलते। ये दरअसल सरकारें किसी सारे आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करती, जैसे हिंदुस्तान की सरकार और उनके मिनिस्टर हमको आपको रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे ही इजराइल और अमेरिका की सरकारें उनके गरीब लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। हम लोग पूरी दुनिया के गरीब लोग, हम लोग पूरी दुनिया के मजलूम एक हैं। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। मैं जाते जाते आपको एक छोटा सा शेर पेश करता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सुनाया था, आजमगढ़ के हैं, जिसे नर्सरी ऑफ टेररिज्म कहा है पुलिस ने। बटला हाउस की बरसी पर मैं गया था, मुझे वहां भाइयों ने बुलाया था, 19 सितंबर को तकरीर के लिए गया था। वहां पर जब मैं उतरा, गांव में पहुंचा, तो मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। लोग बोले क्या देख रहे हैं? मैंने कहा मैं तो नर्सरी खोज रहा हूं, कहां है टेररिज्म की नर्सरी? वहां पर से भी मासूम भाइयों को, मुसलमान बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं के एक शख्स हैं हमारे दोस्त, उन्होंने एक शेर सुनाया, वो आपके नजर करता हूं कि इश्क के मराइल में वो भी वक्त आता है, इश्क के मराइल में वो भी वक्त आता है, आफतें बरसती हैं, दिल सुकून पाता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।